थे या 2001 में। वैसे ही उनकी सेवा जो है अपने स्लोगन बोर्ड्स जो आप नीचे देखे भी होंगे लगे हुए हैं, इंग्लिश एंड तेलुगु, लोकल लैंग्वेज तेलुगु है यहाँ की। तो उससे उसको बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। हर दिन का स्लोगन अलग अलग, 365 दिन स्लोगन अलग अलग रहते थे। और कभी कभी वो इतने अप्रोप्रिएट रहते थे कि सभी दंग रह जाते थे, ऐसा कैसे है। एक दिन हैदराबाद का जो कलेक्टर है वो मना सेक्रेटेरिएट में गया, 6 मंथ से उसका कुछ फाइल मूव नहीं हो रहा था। तो उस दिन उसने सोचा आज मैं सीएम की पेशी में जाके तोड़ फोड़ करूँगा, चाहे मेरा पद भी चला जाएगा। लेकिन उस दिन का स्लोगन बहुत अच्छा था कि क्रोध करने से काम बिगड़ता है, बनेगा नहीं। शांति और प्रेम से आप कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता होगी। कुछ लंबा चौड़ा था, उसने अच्छी तरह से पढ़ा। एक बार नहीं कई बार पढ़ना पड़ा उसको, क्योंकि लिफ्ट नहीं आ रही थी नीचे, ऊपर से ऊपर ही जा रही थी, ग्राउंड में आ ही नहीं रही थी। और उसको भी तीसरे चौथे फ्लोर में सीएम को मिलना था, तो वेट करना पड़ा। वो वेटिंग में क्या है ना, बोलते हैं ना, क्रोध को पोस्टपोन कर दो तो फिर थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। तो बार बार वो प्यार की बात, वो सोचा आज ये स्लोगन अगर यूज़ हो गया तो भी मैं कुलदीप दीदी को बुलाऊंगा, नहीं यूज़ हुआ तो बोलूँगा ये फालतू बकवास अभी बंद करो, यहाँ नहीं लगाना, कुछ भी तुम्हारे मन स्लोगन में कोई असर नहीं है। और ये चंद्रबाबू नायडू रोज पढ़ के फिर ऊपर जाता था। एक दिन बिना पढ़े चला गया तो नीचे आया, फिर सिक्योरिटी वाले बहुत डर गए, माना वो अटेंशन में नहीं रहते ना। तो फिर उन्होंने बोला कि जो स्लोगन लगाने जाते हैं भाई जी आप लोग एक ऊपर उनकी रूम में भी लगा दो, नहीं तो हमारी शामत आएगी। तो फिर वो अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में भी सभी को इंस्पायर करता था। ये ब्रह्मा कुमारी के स्लोगन माना हमने 16-17 लिफ्ट के पास लगा दिया था। पहली बार हम राखी पर उसको मिले थे और हमने बोला ऐसा हम स्लोगन लगाना चाहते हैं। तो ये पॉजिटिव थॉट्स 365 दिन का हम आपको वो देंगे, मना एक हफ्ते का देंगे हमारे भाई लोग, वो फिर वो वाले ले जाकर दूसरी जगह लगाएंगे। तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो माइंड के लिए इंस्टेंट फूड है, क्योंकि आजकल पॉजिटिव सोचना तो आता नहीं किसी को, नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स तो सबके पास भंडार है। तो पहले तो मेरे घर में लगा दो बोला, फिर वहाँ पर भी धीरे धीरे हमने क्या किया, वहाँ के लोगों को ही तैयार किया कि आप स्लोगन रोज बदलना है, और वो करते भी थे सिंसियरिटी से। फिर 7 दिन के बाद इधर का उधर अलग अलग डिपार्टमेंट में लगा देते थे। तो वो स्लोगन पढ़ के ऊपर गया तो बहुत शांति से प्यार से बात कर रहा था। एवरी टाइम वो गुस्सा ही करके आता था, झाड़ झूड़ के आता था उनको, सेक्रेटरीज को। सभी सेक्रेटरीज को वंडर लगा कि ये इतना गुस्से वाला अभी कैसा शांति से प्यार से बात कर रहा है, क्या बात है भंवरलाल, क्या असर हुआ है आज, बहुत बड़ा शांत बन करके इतना प्यार से मीठी मीठी बातें कर रहा है। बोला वो ब्रह्मा कुमारियों का स्लोगन ना मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा, लिफ्ट तो आई नहीं, इसलिए मेरा गुस्सा जो है वो चला गया। तो उन्होंने सीएम को जा कर के बोला ये आया है मिलने और इसको आज बहुत अच्छा असर हुआ, बहुत शांत और इतना अच्छा लगा। बोलते हैं ब्रह्मा कुमारियों के स्लोगन की कमाल है जो मैं आज शांत हूँ और प्यार से बात कर रहा। तो सीएम ने बोला उसकी फाइल मूव कर दो। तो मना उसको प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए थे। सभी को रोज डांटता था कि जो नहीं पढ़ते हैं ना, फिर देखो मैं उनको माउंट आबू भेज दूंगा, वहाँ जाके योग करना। और फिर हमारे पास भेजता था एमएलएस को, अगर आपको
प्रमोशन चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी के पास जाके कोर्स करके आओ। अभी मैंने बोला भाई साहब आप ऐसा एक एक भेजेंगे तो हमारे को तो दूसरा काम नहीं होता, आप इकट्ठा करके सभी एमएलएस का कोर्स रखिए। सभी मिनिस्टर्स भी जो है ये स्लोगन पढ़ने के बाद हमको रोज फ़ोन आता था, क्योंकि नीचे फ़ोन नंबर था, वो भी लैंडलाइन का। तो हमको ये इसका डिटेल चाहिए, अगर कोई पुस्तक है तो लेकर के आओ। अच्छा, वो सेक्रेटरी को क्या हुआ, काम पूरा हो गया तो उसने मेरे को फ़ोन किया, और मैं उस दिन ये बोल करके सोई थी कि मैंने अकेले ब्रह्मा भोजन बनाए, क्योंकि अंजलि बहन, ये शीला बहन को सबको वो इतना बिजी कर दिया था, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करने बुलाता था। तो मेरे साथ कोई छोटी सी बहन थी, तो मैंने बोला मैं बहुत थक गई हूँ, अभी कोई भी आए ना मुझे नहीं उठाना, तो मुरली सुना देना। तो फ़ोन आधा घंटा ही सोई होंगी, इतना साउंड स्लीप मुझे कभी आती नहीं। उस दिन मैं बहुत गहरी नींद में सो गई, और मेरे को ऐसा लग रहा था ये रात को सोई हूँ मैं, दिन का टाइम था। 2 o'clock सोई, 2:30 को फ़ोन आया। तो मैं पहले तो वॉच को ही मारती रही कि अलार्म बज रहा है, फिर मैंने देखा ये तो फ़ोन बज रहा है। आँख बंद करके ही मैं बात करी, हेलो। बोला आप कौन है? कुलदीप दीदी है। मैं बोली हाँ, मैं हैदराबाद का कलेक्टर हूँ, आप मेरे ऊपर आजकल बहुत अत्याचार कर रहे। तो मैं एकदम चौंक गई, आँख खोल ली। मैंने बोला मैंने क्या अत्याचार किया आपके ऊपर भाई साहब? अत्याचार क्या होता है? बोला अत्याचार ये है कि आपको सेक्रेटेरिएट याद आया स्लोगन लगाने के लिए, कलेक्ट्रेट में क्यों नहीं लगा अपने भाई पर? गरीब भाई हो इसलिए? मैंने बोला मेरे को कौन से पैसे मिल रहे हैं जो गरीब और अमीर की बात हो? तो आप बताइए। नहीं, आप आज मिल सकते हैं मेरे को? मैंने बोला हाँ, तो आप 3 to 5 के बीच में आ जाइए। ठीक है, मैं बोली अभी तो 2:30 बजे हैं, सो जाते, बोल रख दी फोन। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं नींद में हूँ, स्वप्न देख रही हूँ, या सचमुच बात कर रही हूँ। फिर सोई तो वही खटक रहा है कि अत्याचार किया, फिर उठ गई। अरे मैंने अत्याचार किया? बोला ये सचमुच कलेक्टर का फ़ोन था या मेरा ड्रीम था? तो दुविधा में थी मैं। फिर मैं वंशी भाई के घर में फ़ोन किया, वंशी भाई आप है ना, कलेक्टर को फ़ोन करके देखो, अगर वो पूछेगा ना तो बोलना ऑटो थोड़ा देरी से मिलता है, दीदी के पास अभी ड्राइवर नहीं है, तो ऑटो मिलेगा तो आ जाएंगे, वेट करेंगे ना आप? बोला हाँ, दीदी आने तक मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को आज उनसे बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है। फिर मैं तो नीचे उतरी और देखा तो हमारे अपार्टमेंट के साथ में दीवार को लग के एक ऑटो, नया ऑटो था, पर ऑटो वाला सो रहा था, मीटर को भी कपड़ा बांधा हुआ था। तो मैंने सोचा भी इसको उठाऊं नहीं उठाऊं, क्योंकि बहुत पैदल चलना पड़ेगा, पूरा स्लोप नीचे उतरने के बाद ऑटोस मिलते। तो मैंने उसको थोड़ा ऐसे आवाज़ किया, ऑटो वाले भाई चलेंगे? कहाँ जाना है? बोले कलेक्ट्रेट जाना है, बैठिए। अब वो मीटर से कपड़ा भी नहीं हटाया और मीटर भी नहीं डाला। तो मैंने बोला आप मीटर क्यों नहीं डाल रहे? नहीं मीटर नहीं डालना है, आप चलो जहाँ जाना है। मैं बोली नहीं, मैं उतर जाती। मेरे को लगा पिया हुआ होगा तो कहीं मेरे को कहाँ ले जाएगा मालूम नहीं। तो बोला आपको याद नहीं है, आप हम अनएम्प्लॉयड यूथ को एक बार जो है ना मलकपेट सेंटर में, अभी जो आशा दीदी आए थे, आप लोग कुछ लोग पहुँचे हुए थे, तो अभी उसका एक्सपेंशन किया, तो उसका ओपनिंग थी। तो सबसे बड़ा हॉल, इससे भी बड़ा है वो हॉल, उसमें 500 लोग बैठ सकते हैं, 500 या 400 तो बैठ सकते हैं। तो हम पहले वहीं प्रोग्राम करते थे। तो इन लोगों को माना हम दिन भर रखते थे, 5-6 घंटा, 10 बजे आते थे, 5 बजे जाते थे, तो उनको खाना भी नाश्ता भी मिलता था, चाय पानी सब। तो बोला आपका नमक खाया है मैडम, मैं ऑटो मिलते ही पहला सोच चला, आपने बोला था आप लोग यहाँ से जाएंगे तो सबको जो है ना कुछ जॉब मिलेगी,
तो आज मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऑटो मिला और मैं आपको ही याद करके निकला कि अगर ये दीदी मिल जाए, मेरे को तो सेंटर का एड्रेस याद ही नहीं है क्योंकि वो गली गली में है ना, तो पता नहीं चलता। मलकपेट घूम घाम के पता नहीं मैं इधर ऐसे आ गया, मैं ऑटो में किसी को बिठाया ही नहीं अभी तक। आप आए तो मेरा तो ऋण मुक्त होने का टाइम आया। तो वो लेके गया, बोला मैं वापसी में भी मैं ही आऊँगा बेटी। मैं बोली पता नहीं कितनी देर लगाएगा। कोई बात नहीं दीदी, आज मुझे बहुत खुशी मिली है कि आपके वरदान से मुझे ऑटो मिला, आपको तो मैं फ्री में ही लेके जाऊँगा। तो मैंने वैसे बहन को फ़ोन किया, मेरे पास एक भाइयों का रंगीन अच्छा ड्रेस था, कोई माता ने दिया था। मैं बोली बेचारा गरीब है, एक ड्रेस निकाल के रखना और टोली डाल के रखना, मैं आती हूँ अभी। फिर कलेक्टर ने बोला आप है ना चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर दीजिए कि ऑल कलेक्ट्रेट्स, क्योंकि एक ही स्टेट था उस समय आंध्रा में, सभी कलेक्ट्रेट्स में एक साथ कोर्स स्टार्ट किया जाए ये पॉजिटिव थिंकिंग का, आप बोर्ड लगाने के लिए। तो हम तो यहाँ ही थक जा रहे थे, फर्स्ट टाइम जब लगा रहे थे तो ये सब जगह फ़ोन कर दिया कि इनको ऑडिटोरियम में बुला के और 1-1.5 घंटे का स्पीच सुनना तो फ़ायदा है। हम बोले भाई हमको बहुत जगह लगाना है, हम ये बोर्ड के पास ही खड़े होकर के आपको सुनाएंगे, इसके बाद में आप हमको ऑफिशियली बुलाएंगे ना, तब हम ऑडिटोरियम में लेक्चर करेंगे। आज नहीं, क्योंकि आज हम बहुत बिजी हैं, सारे ऑफिस कवर करना है। तो बोले ठीक है। फिर अभी पूरे एपी का दे दिया और वो बोले कि बस स्टार्ट करो। हमने वहाँ की बहनों को सबको फ़ोन किया पर्सनली कि ऐसे हम स्लोगन बोर्ड्स ट्रेन में भेज देते हैं और आप लोग जो है ना ऐसा सभी जितने भी कलेक्ट्रेट हैं वहाँ जा कर के आप लोग स्पीच देना। बोले हमको नहीं मालूम कैसे बात करना है, आपकी बहनों को ही भेजें, हमारे को ट्रेनिंग ही नहीं है। तो फिर हमने सीएम को कहा कि हम थोड़ा उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हमारी बहनें जाएंगी, लेकिन सारी की सारी बहनें थोड़ी जा सकती हैं। लेकिन एक एक कलेक्ट्रेट में जो है इतने बड़े बड़े ऑफिसर, सबको बोला कि आप लोग इनका लेक्चर ध्यान से सुनना। 700, 800, 900 इतना गैदरिंग था और वो स्लोगन से जैसे आंध्रा में सुनामी तूफान आ गया, इतनी सेवा। अब हम लोग इतने व्यस्त हो गए कि क्या करें क्या नहीं। फिर ट्रेनिंग रखी मलकपेट में सब बहनों को बुला करके, उसमें फिर वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट किए। टीचर्स ने फीडबैक दिया कि अगर इनको स्थान मिले तो ये बहुत अच्छा ये लोग ट्रेनिंग देते हैं और अपने को भी वैल्यूज़ का मालूम पड़ेगा, है ना। तो फिर चंद्रबाबू नायडू तक ये आवाज़ गई, तो उन्होंने सबने कहा कि आप एक बार विज़िट कीजिए मधुबन में। और फिर बीच में हमने एक मेला किया था जिसमें वैल्यूज़ के बारे में, वो मेले का नाम क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो 3000 लोग आए थे अपने पास, बीकेस का गैदरिंग था और बाकी भी पब्लिक भी थी। तो हर एक विंग का हमने एक एक दिन कॉन्फ्रेंस रखा था और मेला लगा हुआ था, उसमें योग शिविर का भी था। तो जब चंद्रबाबू नायडू आया उस समय हमको, हमारे पास पैसा भी नहीं था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, एक सर्जरी यहाँ हुई थी मेरी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। दादी ने फिर वहाँ ज़बरदस्ती रुकाया, मैंने बोला मैं वहाँ जाके फिर से करा लेती हूँ। दादी ने कहा नहीं, निर्भय भाई बोले ये नहीं कराएगी, इसका मेला वेला करेगी ऐसी जाएगी, नहीं जाएगी ऐसा, आप यहाँ ही रखो इसको 1 महीना। अब मेरे पास टाइम कम, मैं बोली दादी मैं कैसे करूँगी, सेवाधारी भी नहीं, हम मीटिंग भी किए, पैसा तो है नहीं, 3000 लोग आने वाले हैं तो क्या करेंगे। तो फिर एक भाई था क्लास में, हमने सबको बोला कि शटलिंग के लिए जो है ना अपने अपने गाड़ी ड्राइवर या खुद ड्राइव करो, पेट्रोल आप लोग डाल के लाना और बाकी अनाज है, सब्जियां, फ्रूट्स
और फिर एकोमोडेशन के लिए भी हमें बाहर से लेना पड़ेगा, तो बहुत खर्चा है। तो एक भाई आता था, उसका जो है लोगों ने देवाला निकाला था, मतलब उसका पैसा डूबा हुआ है, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। वो बोलता है अनाज का पूरा ठेका मैं लेता, कितना चाहिए। मैंने बोला, मेरे को मालूम था इसका ये दिवालिया है अभी। मैं बोली भाई जी आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, अभी नए नए हो, आप गाड़ी का शटलिंग का जो है सेवा वही करना, बाकी मीटिंग बड़ी मीटिंग में हम उनको नहीं बिठा रहे थे। तो एक दिन सुन लिया, मेरे को बोला, मैं बोली अभी हम ज़्यादा लिखेंगे तो बोलेंगे लालची है, अभी कम लिखेंगे तो बोलेंगे बुद्धू है। मैंने बोला भैया मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, आप समझ लो कितना लगता है चावल इतने लोगों में, चीनी कितनी लगती। मैं तो लिस्ट दे दी, ये हमको क्या क्या चाहिए है ना कुकिंग में, हमको तेल चाहिए, धनिया चाहिए, मिर्ची चाहिए, जो भी आप लिस्ट दे दो, आप क्वांटिटी का आप नहीं लिखो, मैं अपने आप ले आता हूँ। तो उसका पैसा जिन्होंने डुबाया हुआ था उन सब व्यापारियों से इकट्ठा करके वो रात को लॉरी भर के सचमुच ले आए। मेरे को तो विश्वास नहीं था। और उसने बोला वहाँ भाइयों को आप खड़े रखना। मैंने तो उमा रानी बहन को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि ये आदमी ऐसे गपोड़े लगा रहा है, ऐसे तो बहुत लगाते हैं गपोड़े। अब वो 11 बजे आके ट्रक लेके खड़ा हो गया, बोला कि इसको अनलोड करना है, तुम्हारे भाई कहाँ है। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं तो सोई हुई थी। फिर लैंडलाइन फ़ोन होता था, उसको तो कुछ उपाय भी नहीं ना बंद करने का। तो मेरे को बोली कि वो आपने मेरे को बताया नहीं कि थोड़े भाइयों को यहाँ इकट्ठा करना है। मैं बोली लाया क्या वो सचमुच? तो वो बोला फ़ोन मेरे को दो। क्यों दीदी आपको डाउट था क्या? मैं बोली हाँ वही पूरा डाउट था। तो मतलब अनाज का हो गया। फिर उस समय नायडू ने जो है ना सभी किसानों को डायरेक्ट सेल करने के लिए, नहीं तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले वो खाते हैं, तो ऐसा सब्जी भी इतना सस्ती कर दी, हर चीज़ 3 रुपये 2 रुपये किलो। और हमने भाई बहनों को बोला दूध का पैकेट और थोड़ी थोड़ी सब्जी सब ले आना। अब इतनी सब्जियां इतना दूध क्या करे अभी। दादी बोली तुम्हारे यहाँ तो प्रकृति दासी है कुलदीप, क्योंकि हम खीर भी रोज बनाए, पनीर भी रोज बनाए, दूध खत्म होने का नाम नहीं। चाय भी पी रहे, दूध भी पी रहे, सब्जियां भी हम 3-3 4-4 वैरायटी सब्जियां बनाए तो भी खत्म नहीं हो रही, लाते ही जा रहे लोग। अब बॉम्बे से जो लोग आए वो बोले मटर 3 रुपया किलो, ये तो हम लॉरी भर के ले जाते। ले जाते टमाटर भी इतना सस्ता है ना, 1 रुपये किलो। तो मैंने बोला दादी ये अभी सीएम ने ऐसी पॉलिसी बनाई है, किसान डायरेक्ट बेच रहे, और ये तो बाबा की मदद ही समझो। तो फ्रूट्स भी ऐसे किसी ने सुना, एक माता जो मलकपेट का मकान दी, उसका देवर था, वो भी नहीं है, बोला फ्रूट की चिंता मत करना दीदी, फ्रूट मैं ले आऊँगा। इससे मतलब बाबा ने इतना अच्छा मेला कराया। उसके बाद वो दादी से मिला सीएम और बोला मैं भी योग शिविर करना चाहता हूँ, फॉर्म भर दूँ क्या? पहले आप लेक्चर सुनिए, माउंट आबू में जाएंगे ना, वहीं आपको योग शिविर हो जाएगा। तो फिर दादी ने स्टेज पर ही पूछा आप कब आएंगे? बोला आप बताइए कौन सा दिन सबसे अच्छा है? तो शिवरात्रि का हमारे लिए ऑस्पिशियस डे है, ठीक है। उस समय हम बजट सेशन रहेगा असेंबली में, मैं बजट सेशन पूरा होते ही चार्टर फ्लाइट से आऊँगा। और हमारे साथ मीडिया वाले और कुछ बहुत सारा मना पलटन भेज दिया। अब उनको एंगेज करने वाला कोई नहीं, बोले हम कुछ भी लिखेंगे। फिर मैं और अंजलि बहन लिटरेचर वालों के पास जा कर के लिटरेचर खरीद के उनको दिया। करुणा भाई को बोले कुछ दे दो, बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है मटेरियल, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। जब आ गया तो सबको निश्चय हो गया, सभी नहीं तो बोल रहे थे कोई आता नहीं है सीएम। फिर जाने के बाद जब उसने बाप दादा से भी वरदान लिया और अपना ज्ञान सरोवर देखा ना, कितने मना, एक तो आर्ट गैलरी बहुत पसंद आई उसको, और अपने जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, ऐसा ही मुझे हैदराबाद में बनाना है।
फिर निर्भय भाई उनकी गाड़ी में थे तो बातचीत करते रहे। बोले अभी नीचे जाएंगे ना, मैं भी, हमारी गाड़ी पीछे थी, वो लोग तो गाड़ी के अंदर दोनों जाने बात कर रहे थे। हॉस्पिटल भी देखा, वहाँ डोनेशन भी दिया उसने, और बोला ऐसा हैदराबाद में भी व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो फिर जब नीचे आई तो मैंने बोला कि आपको इच्छा है ऐसा बनाने की, लेकिन हमारे पास तो प्लेस नहीं है, तो वो मैं दे दूँगा, कितना लेना है। तो मना, वो आप देख के सोच के आना जितना चाहिए। तो फिर वो चला गया। 24 आवर्स था, पर पूरा उसको, ये ब्रह्मा कुमारियाँ कितना अच्छा टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। हमारे विज्ञान भवन में भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी भाषाओं का एक साथ है ना ट्रांसलेशन, वो सब देखा पांडव भवन में, और अपना ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, और इतना डिसिप्लिन में रहते, इतने हजारों लोग, कोई पुलिस नहीं। हमारे तो 10 लोग इकट्ठे हुए तो हमको 2 पुलिस वाले रखने पड़ते हैं। और 3000 की गैदरिंग थी उस दिन। बोला 3000 लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस। दादी ने बोला आप माउंट आबू में आएंगे ना, वहाँ 25,000 की पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठते हैं। तो फिर बाबा से मिलकर जब वो ज्ञान सरोवर रात को ही गया, फिर वापस सब जगह माना झंडा भी उसने लहराया, और वापस आने के बाद बोला आप आ जाना, मैं आपको जगह दे दूँगा। तो दादी ने बोला अभी इसके साथ मीटिंग करो। तो मृत्युंजय भाई बोला कितना लेंगे। मुझे तो बहुत बुद्धू थी, अभी भी बुद्धू हूँ मैं, मुझे वो मापदंड ये सब नहीं मालूम पड़ता, और नक्शे भी मालूम नहीं पड़ते। तो मैंने बोला 1 एकड़ बस है। मुझे पता नहीं 1 एकड़ बहुत बड़ी होती है। तो बोले 1 एकड़ में थोड़ी, वो तो सेंटर बन जाएगा। रिट्रीट सेंटर में तो 3 एकड़ कम से कम पार्किंग के लिए चाहिए। तो फिर मैं बोली ठीक है 5 एकड़ ले लेंगे। तो फिर भी वो बोल रहे कि नहीं इसमें नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। बोला भाई साहब बोले 10 एकड़ ले लो। तो एक भाई पता नहीं कहाँ का था, वो बोला देखो दीदी आप जितना लिखेंगे ना उससे आधा मिलता है, गवर्नमेंट देने वाली है इसमें। तब मैं थोड़ा हिम्मत रख के, क्योंकि मेरे को तो हिम्मत नहीं थी, तब मैं 20 एकड़ लिख दूंगी। और बाबा के कमरे में मैंने बोला बाबा आपको जितनी चाहिए ना उतना मेरे को टचिंग देना, मैं नहीं बनाने वाली हूँ, ये मधुबन वाले बनाएंगे बोले। मेरे को ऐसा ही साहस दिया उन्होंने कि आप जैसे ORC में मदद किए, यहाँ शांतिवन में, ज्ञान सरोवर में, ऐसा यहाँ मदद तो करेंगे ना। हाँ मैं बोली वो तो हैंड्स भी दूंगी, मैं मदद करूंगी, लेकिन मैं वो बनाने वाली नहीं हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, हैंड्स भी नहीं। झाड़ू पोछा कौन करेगा, मेरे को तो सियाटिका पेन रहता है, झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकते। वो बोले आप ही आ जाएंगे। तो ठीक है फिर ले लिया। फिर बाबा मेरे को टच किया, 25 लिख दो, क्या पता वो 5 एकड़ ही दे। मैंने 25 एकड़ लिख दिया। हमारे भाई लोग हंस रहे थे, 1 एकड़ भी नहीं ले रहे थे, और अभी देखो 25 एकड़ का लेटर लिख दिया। और हम सिग्नेचर करते समय भी मैं बोलती थी मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ बाबा, सिग्नेचर आपका है, लेटर भी आपका है टाइप किया हुआ, बाबा के आगे रख कर। फिर हम बाबा को मैं बोल के जाती थी बाबा आप आगे आगे चलो और उसकी बुद्धि को पकड़ना आप, हम ये लेटर लेकर जा रहे हैं। जैसे ही हम गए उसने साइन कर दिया 25 एकड़ दे दो इनको। और उसी टाइम हमको एक व्यक्ति दिया और उनको बोला कि आप सारे लैंड्स इनको दिखाना, इस तरफ नानक राम गुड़ा, उधर इधर। मेरे को यही प्लेस पसंद आया, भला खड्डे थे इधर इतने। अभी आप देखिए ना इस तरफ तो आपको पता चलेगा 50 फीट के खड्डे थे, चलने का रास्ता नहीं था, मना कांटे पत्थर, जमीन पे कहाँ सीधी जमीन ही नहीं थी कहीं पर भी। मैंने बोला अभी लेके तो पछता रही हूँ। और फिर मिनिस्टर्स आके डराते थे, दीदी आपने जो लिया है ना ये पागल बनाने के लिए आपको दिया है, क्वारी है ये ग्रेनाइट की, और ये तो इतना क्वारिड लैंड है, ये पत्थर तोड़ तोड़ के आपके करोड़ों रुपए तो खत्म हो जाएंगे।
तो मल्टी मिलियनर भी नहीं बना सकता, उसको हार्ट अटैक आएगा। तो रोज मैं तो दिल पे हाथ रखती बाबा के पास, रोज बोलती थी बाबा मेरे दिल को आप ठीक ठाक रखना, ऊपर से शांति सरोवर बनाकर नीचे उतार देना, मेरे से तो नहीं बनने वाला है। क्योंकि सब डराने वाले आते थे, कोई हिम्मत नहीं देता था। फिर मैं दादी को भी बोली, दादी मैं नहीं बनाऊंगी। बहुत रोती थी मैं दादी के सामने, बाबा के सामने। फिर बीच में 25 एकड़ लेने के बाद जब दादी जी आए और फाउंडेशन सेरेमनी हो गई, तो उसके बाद हमारे भाई लोग जो है ना, उसी दिन जब वो फाउंडेशन स्टोन डाल रहे थे, तो दीदी वहाँ तक, जो अभी डाइनिंग है ना अपना, वहाँ तक जो है उसमें एक कुआं है डाइनिंग के पीछे, किचन डाइनिंग के पीछे, वहाँ तक पूछ लो, क्योंकि पानी का सोर्स मिलेगा तो कंस्ट्रक्शन होगी। बाकी तो खड्डों में पानी तो भरा हुआ रहा, स्टैग्नेंट वाटर था ही था। मैं बोली ये तालाब जो है ना बने हुए छोटे छोटे, इनसे ही ले लेंगे। तो बोले नहीं, आप अभी स्टेज पर बड़े भाइयों को बोलो। तीनों बड़े भाइयों को बोला, निर्भय भाई और ब्रिजमोहन भाई और क्या बोलते रमेश शाह भाई। बोले 25 एकड़ बस है, हमको नहीं बोलने का, हम नहीं बोलते सीएम को स्टेज पर। मैं ध्यान दो, तब तक तो अनाउंसमेंट ही हो रहा था, फलाना आओ फलाना आओ। मैं फिर चढ़ गई स्टेज पे और मैंने बोला भाई साहब हमको ना ये क्वारिड लैंड है और पत्थर है, पानी का बहुत प्रॉब्लम होगा। और कोई बात नहीं मैडम, जितने टैंकर चाहिए फ्री आएंगे। नहीं, मैंने बोला इधर वाटर बॉडी है, एक कुआं है, वहाँ तक अगर हमको दे सकते हैं तो, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, एक छोटा पीस। तो उसने, कलेक्टर सामने बैठा था, उसको बोला इधर आओ, ये मैडम जहाँ तक बोलते ना वहाँ तक दे देंगे। तो मैं फिर उतर के उसकी बाजू में बैठ गई, अपॉइंटमेंट अभी ले लेना अच्छा है, तो मैं कब आऊँ। वो बोला देखिए मैडम, आप 7-8 एकड़ का लेटर लेकर नहीं आना एक्सटेंशन का, 200 एकड़ ले लो अभी खाली। मैंने बोला भाई साहब 200 एकड़ मुझे तो नहीं चाहिए, फेंसिंग करते करते ही मेरे करोड़ों रुपए हो जाएंगे, और ये सारे पत्थर तोड़ो और बनाओ, ये तो हमारे वश है। आपके पास तो बहुत फॉरेन के फंड्स आते हैं। मैंने बोला हम लोग नहीं लेते हैं, आपको गलत फहमी है, फॉरेनर्स आते लेकिन फॉरेन की मनी हम लोग नहीं लेते। फिर उसको लगा ये मेरे से तो नहीं सुनेगी। APICC का जो चेयरमैन है ना, वो मधुबन जाके आया था। हम बहुत बार फ़ोन कर रहे थे कि हमारा बड़े सेंटर पर आप आओ, सबको इकट्ठा करेंगे, अनुभव सुनाना। आऊँगा बोला। एक दिन अचानक फ़ोन किया, आप कहाँ हैं? मैं बोली मैं बंजारा हिल्स में ही हूँ, फ्लैट था छोटा सा, मैं 5 बजे आपसे मिलने आ रहा। मैं बोली 5 बजे हमारी क्लास नहीं होती। नहीं, मेरे को आपको पर्सनल मिलना है लैंड के बारे में। ठीक है, मैं बोली अच्छा है, मेरे को कुछ गाइडेंस देगा। वो बोला आप दादी को फ़ोन लगाओ, आपका हेडक्वार्टर टुकड़े टुकड़े टुकड़े, इधर पांडव भवन, इधर ज्ञान सरोवर, इधर हॉस्पिटल, ये क्या है, हम आपको 200 एकड़ लैंड देंगे, सारा माउंट आबू का जो सारी बिल्डिंग्स है ना एक जगह आ जाएंगी। मैंने बोला वो भगवान की अवतरण भूमि है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं होगा हेडक्वार्टर। नहीं, हम सब दादियों को भी ले आएंगे, हेलीपैड बनाएंगे, एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर इधर ही उतरेगा। आप फोन लगाओ। मैं लगाई फोन दादी को। दादी बोली तू पागल है क्या, मरेगी? 1 एकड़ नहीं ले रही थी अभी तो 200 एकड़ लेकर मरेगी क्या? बिल्कुल नहीं लेना है। और हेडक्वार्टर शिफ्ट होगा क्या? ऐसे कपड़े नहीं मारो। पहले मैं नहीं मार रही, वो लोग बोल रहे हैं कि हम सबको, आपको फायदा है, फॉरेनर सीधा इधर आ जाएंगे, नहीं तो उनको बेचारों को वहाँ से जो ट्रैवलिंग करना पड़ता है अहमदाबाद तो उनको माउंट आबू तो बहुत थक जाते हैं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। बोला जो निकम्मी संस्थाएं कुछ नहीं करती वो लोगों के लेटर है, 100 एकड़ दे दो, 200 एकड़ दे दो। आप लोगों को हम देना चाह रहे और आप नहीं लेते हो, तो उनको
इम्प्रेस हुए कि ये लोग लालची लोग नहीं हैं, प्रैक्टिकल है ये लोग। फिर लैंड तो मिल गई, लेकिन आपको पता है एक मकान बनाए तो नानी याद आ जाती है। ये तो एक गांव बसाने जैसा है। तो हम रोज आना जाना करते थे। एक शेड बनाया हुआ था हमने, गार्डन है ना जो वृंदावन गार्डन बड़ा, जहाँ सब राउंड लगा के आते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो वहाँ पर एक शेड बनाया था, उसमें एक बहनों का भी कमरा था। तो उसमें मतलब मैं सारा दिन रहती थी, तो कभी स्नान या खाना पीना है तो खा करके जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ से इंजीनियर लोग, जब मैं घर पहुँच गई, मैं खाना भी नहीं खाई थी उस दिन, 8 साढ़े 8 था, मैं सीढ़ी चढ़ रही थी, सेकंड फ्लोर पर था हमारा, बहुत ऊंचा था घर। तो अपार्टमेंट में थे, मैंने जो है उस समय मोबाइल भी नहीं था हमारे पास, दुनिया में चालू था, लेकिन रमेश भाई ने मना किया था। फिर एक बार तो रमेश भाई के लिए चंद्रबाबू नायडू फ़ोन किया, मुझे बात कराओ। वो एक दिन पहले चले गए रिपोर्ट करके। तो उनका मोबाइल नंबर दो, मैं बोली उनका मोबाइल नंबर नहीं है, मैं लैंडलाइन पे फ़ोन करके फिर उनको बताऊंगी, आपका नंबर मुझे दे दो तो मैं उनसे बात करा दूंगी। तो मैंने बोला अभी भाई साहब आप मोबाइल रखा करो, क्योंकि कभी भी आपको ही फ़ोन करेगा। तो लैंड मिलने के बाद जो है हम लोगों को, जब उन्होंने एक्सटेंशन में 7-8 एकड़ और दिया, तो 25 एकड़ का जियो तो हाथ में आ गया था, लेकिन जो एक्सटेंशन लिया ना उसका नहीं दिया था, बहुत देरी किया। तब तक यहाँ पर जो व्यक्ति मुस्लिम ने, जो कि यहाँ से स्टोन निकाल करके बेचता था, ग्रेनाइट का, इस क्वारी का, वैसे उसके ऊपर केस आया था, क्योंकि वो एक मशीन लगाया होता क्रशर, उसमें स्टोन डस्ट बना करके वो बेचता था। और स्टोन्स भी कटिंग करके बिल्डिंग में काम में आते हैं ना, तो बहुत सारा स्टोन कट करके रखा था। उसको जब मालूम पड़ा ये ब्रह्मा कुमारी इसको मिल रहा है, तो हमको धमकियों के लेटर लिख रहा था, और गवर्नमेंट को भी, कि आपको यहाँ बनाने नहीं दूंगा, मैं, मेरा है। तो हमने कलेक्टर को पूछा, तो वो बोला कुछ नहीं दीदी, आप स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं होगा। हम उसकी बात सुने, और हम तो कोर्ट में गए ही नहीं, और उसने तो कोर्ट में जो है केस डाल दिया गवर्नमेंट के ऊपर। तो फिर उन्होंने बोला अभी आप तो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, 6 मास तक मैं समझती हूँ केस चला होगा। अब जैसे वो केस की बात आई, मैं तो बाबा के कमरे में बैठकर बहुत रोई। बाबा हम तो आपको पाने के लिए आए थे और शांति के लिए आए थे, ये क्यों धूम लगाई सरोवर की, है ना। मेरे को कोर्ट में बुला रहे हैं, मेरे को तो कुछ नहीं आता, और मैंने कभी हाई कोर्ट अंदर से देखा ही नहीं था, बिल्डिंग देखी थी। और हमने ड्रामा देखे हुए थे कि स्कूल में ड्रामा करते हैं ना, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने बोला इस जमीन का सत्य ही नहीं मालूम है, तो मैं क्या सुनाऊंगी। तो इतने में रमेश भाई का फोन आया, मैं तो बहुत रो रही थी, अकेली पर्दा बंद करके कि छोटी बहनें ना देखे। तो फोन आते ही लोग ला के दिए, लैंडलाइन फोन है ना। तो भाई साहब बोले क्या हुआ, आवाज इतनी भारी, रो रही क्या? क्योंकि उस टाइम ये भी बात चल रही थी कि क्यों दिया है 8 एकड़ है, इनसे वापस लो, 10 एकड़ वापस लो। तो वो भी चल रहा है, और ये भी मुसीबत आई हुई है, कोर्ट की भी है। तो हम जब बोले आपको कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट के ऊपर केस है, और लता बहन आके सब सल्टा देगी, आप घबराओ नहीं। मैं उनके साथ गई, तो वहाँ पर भी जो एंटी लोग हैं ना, जिनकी घरवालियाँ आती है लेकिन घरवाले नहीं आते, बोले दीदी देखो हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हमारे जो लैंड के झगड़े हैं ना, शायद हमारे पोतरे पोतरियों को मिले तो मिले, अभी तक नहीं मिला है, आपका तो गया, अब कुछ नहीं मिलने वाला आपको।
मैं तो ये हैदराबाद की कहावत है, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। परेशान तो थी लेकिन ऊपर से शेरवानी वाली बात बोली। मैं बोली हमारा भगवान क्या है, ये घर बनने वाला वो आपे बना लेगा बोल के आगे चली गई जल्दी से। तो केस में तो कोई दम नहीं था, लेकिन जो जियो नहीं दिए थे ना 8 एकड़ का, फिर अब उसके लिए किसको मिले। हमारे पास जो जज साहब हैं वो नए नए थे, तो 3 जज थे मधुबन जाके आए थे, बोले हम नहीं इस लफड़े में पड़ते, क्योंकि ईश्वरीय भाई बोला मेरे पास सारे क्रिमिनल केसेस है, फांसी की सजा दे। तो मैं अगर ये करूँगा ना तो वो बोलेंगे हमारे को भी फांसी की सजा नहीं देना आप। वो दूसरे जज फिर मेरे से भी डिमांड करेंगे, तो मैं तो मदद नहीं करूँगा, आप अपने बाबा को याद करके जो करना है करो। फिर किसी ने बताया कि ये एडवोकेट जनरल जो है बहुत अच्छा है, तो अपनी बहनें ही अंजलि बहन, शीला बहन, ये लोग जा करके मिलते थे, बच्ची भाई, और इन्होंने बताया हम क्या भारत को स्वर्णिम भारत बना रहे, स्वर्णिम युग आने वाला है। ये तो 20 साल में स्वर्णिम आंध्रा बनाने वाले हैं, और हम तो स्वर्णिम दुनिया, सारा ग्लोब को ही स्वर्णिम बना रहे। तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपकी कार्रवाई मैं कर लूँगा, मेरे हाथ में ले लेता हूँ। उसने सब डिपार्टमेंट वालों को एनओसी देने के लिए बोला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और पहले 99 ईयर्स के लिए मिला था, फिर 25 ईयर्स हो गया कोर्ट में जाने के बाद। अभी 20 साल पूरे हो गए, 21वां शुरू हो गया, लीज पर लिया है। तो फिर हमने बोला अब क्या करें। दूसरा प्रॉब्लम आई कि हमको सीएम बुला रहा है, वो भी हमको किसी सेक्रेटरी ने इशारा दिया कि 10 एकड़ लैंड लेने के लिए आपको बुला रहा है, तो आप किसी बड़े को बुला लो। तो दादी को फ़ोन किया, रमेश भाई आए या निर्भय भाई आए, दोनों में से किसी को भेजो। तो उन दोनों ने बोला मृत्युंजय को ही भेज दो। फिर मृत्युंजय भाई आए, बहुत देर डिस्कस किए, बोला आपका कोई भी लैंड देखो, ओआरसी का भी आपने खरीदा है ना, मधुबन में भी जितने भी आपके लैंड्स हैं कोई फ्री नहीं है। आपका पीस पार्क भी आपने खरीदा है, ज्ञान सरोवर खरीदा है, हॉस्पिटल खरीदा है। तो मैंने तो आपको इतनी बड़ी लैंड दी है, मैंने अभी तक तो इसका लीज रेंट भी नहीं बोला है, तो इसलिए तो 10 एकड़ दे दो। मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा है, कैबिनेट में बहुत झगड़ा चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाने हैं, गवर्नमेंट को जगह नहीं है। फिर भाई साहब के मुख से निकला, देखिए वो आपके और दादी के प्रेस्टीज की बात है, 3000 लोग यहाँ थे, इंटरनेशनल मतलब संगठन था, और ये सारे देश विदेश में इतने सारी कंट्रीज में जो है मैसेज गया कि आपने 34 एकड़ लैंड दी है, अब ये नेगेटिव मैसेज जाएगा तो आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी। तो बोला मैं समझ गया, ठीक है आप जाइए, मैं अभी कुलदीप बहन से बात करके ठीक कर लूँगा। उसने कैबिनेट में बोल दिया कि हमको नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी है, तो हमको 10 एकड़ लैंड भी वापस नहीं लेना है। तो फिर हमको कुछ मिनिस्टर्स का बताया, इशारा दिया, ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, दीदी आप जाके उनको प्रसाद खिलाओ और गिफ्ट दो, काम हो जाएगा। अब हम जिनके पास भी जा रहे थे ना, वो लोग डर रहे थे, आपको कौन बोला हमारे पास आने के लिए। नहीं आप लोग क्लोज है ना सीएम के, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं ना हमको, हमारे पास तो इतना धन नहीं है। क्योंकि उन्होंने सबने क्या किया, ये तो पागल हो गया है ब्रह्मा कुमारियों के पीछे ना। कैबिनेट में उन्होंने बोला कि आप इनको बुला करके 10 एकड़ जमीन मांगो, अभी वो नहीं हुआ तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ठीक है 1 करोड़ रुपया लीज रेंट लगा दो, आप ही भाग जाएंगे ये लोग छोड़ के। तो फिर हम गए, हमारे साथ उस दिन तो कोई भी नहीं था, जब 10 एकड़ लैंड छुड़ाना था तब तो आया मृत्युंजय भाई, लेकिन अभी इमरजेंसी में कोई थोड़ी हमारे पास हेलीकॉप्टर है जो आ जाए कोई। तो हम उन मिनिस्टरों के पास गए और सब समझाया, देखिए आप लोग हमारी सर्विसेज देखे हैं, माउंट आबू गए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना कम कर सकते
अच्छा है, हमारे पास तो करोड़ों भी नहीं है, लाखों भी नहीं दे सकते हम। तो फिर बोला होम मिनिस्टर ठीक है, हम आपको 1 रुपया लीज रेंट रखेंगे। तो फिर मैं पूछी भाई साहब से, रमेश भाई से, बोले नहीं उससे बढ़ के दे देना। तो फिर इसके पास गए तो बहुत बिजी था। बोला मैडम कैन यू गिव 1 करोड़ पर यानम। मैं तो बाबा को अपना सिर दे दी, आप ही हिलाना बाबा, जितना आप दे सकते हो। तो मैंने बाबा के हाथ में सिर दे दिया। और अब भाई साहब की ईमेल क्या आई थी, अगर 1 इंच लैंड गई ना तो समझो यज्ञ की इज्जत आपके हाथ से गई। अब मैं फिर बाबा के पास जाके रोना शुरू की। मेरे तो आंसुओं से ही ये सरोवर बना है। शांति तो थी अपने पास, लेकिन सरोवर मेरे आंसुओं से भरा। मैं बोली बाबा ये क्या मुसीबत है, इतना कोर्ट में लेके गए, क्या क्या कराओगे आप लोग, अब हम कहाँ से लाए करोड़ों रुपए ना। तो भाई साहब बोल रहे 1 इंच जमीन नहीं खोना। मेरा तो दिल कर रहा है पूरी की पूरी जमीन चली जाए तो अच्छा है, मुसीबत उतर जाए मेरी, क्योंकि मेरे को तो बनाना नहीं है। तो मैंने जैसे बोला ना नहीं हम नहीं दे सकते, तो हमारे भाई बहने बेचारे हिल गए सभी, रामकृष्णा भाई, वंशी भाई, ये बहनें भी, शीला बहन, अंजलि बहन, अरे आप बोलना था ना, अब दादी से बात करके बताएंगे। मैंने बोला 1 करोड़ यज्ञ से मिलेगा, क्या बात करते हैं आप लोग, बनाएंगे क्या हम। फिर उसको कुछ कॉल आ रहे थे, बहुत बिजी था उस समय, कुछ इंटरनेशनल ग्रुप आया हुआ था, तो वो कॉल में बिजी हो गया। ये लोग, उसको हिंदी तो इतने आते नहीं, कुसर कुसर करते जा रहे थे, अभी आप जो भी बोलेगा ना हाँ बोलना। मैंने बोला हाँ मैं उस ऐसे नहीं बोलूँगी, बाबा जो बुलवाएगा, मैं तो खोपड़ी बाबा को दे दी हुई मैं तो अपनी खोपड़ी नहीं चलाती, चुपचाप योग करो। मैं उसको दृष्टि देती रही, मुझे नहीं मालूम था अभी कितना बोलेगा। तो बोला मैडम कैन यू गिव 10 lakhs पर याना। फिर उसको कॉल आ गया। फिर वो भाई लोग बोले आप बड़े कंजूस हैं, करोड़ों अरबों की जमीन है, 10 लाख नहीं दे सकते क्या 1 साल में। चुप रहो तुम लोग, अभी आधा घंटा हमने योग किया तो 1 करोड़ से 10 लाख हुआ, थोड़ा और उतरने दो इसको। फिर वो बोला मैडम कैन यू गिव 1 लाख। अब मेरी खोपड़ी तो बाबा के हाथ में नहीं। तब तो वो लोग मेरे को बहुत गुस्से से 1 लाख नहीं दे सकते, इतनी बड़ी लैंड है, खरीदो तो भी कितनों की। मैं बोली हम खरीदे थोड़ी है, गवर्नमेंट की है, फिर ले लिए तो हमारा बना बनाया भी जाएगा, नहीं देते। मैं बोली ठीक है मैं बात बना लेती। फिर वो बहुत जोर से हंसा, उसका फोन जैसे ही पूरा हुआ ना कि हाँ कुलदीप दीदी तो 1 रुपया भी देने वाली नहीं। मैंने बोला नहीं सर, आपको पता है ना हमारा हेडक्वार्टर से कनेक्शन है, तो हम डिसीजन मेकर नहीं हैं, इसलिए मैंने ना बोला। लेकिन हम माउंट आबू जाके दादी से, अपने बड़े भाइयों से पूछ करके हमको 15 दिन का टाइम दीजिए। हम तो कोई गए नहीं मधुबन। हम अपने मिनिस्टरों से ही मिले जा करके, बोले नहीं हो जाएगा दीदी, 1 करोड़ आप कहाँ से देंगे, हमको मालूम है आप लोग तो किसी से चंदा भी नहीं लेते। तो फिर मैंने बोला बाबा अभी हमको लेटर लेके जाना है, कितना देना है। बाबा ने बोला जितने एकड़ जमीन है उतना 1000 दे दो, 34,000। अभी तक तो 34,000 ही इसका हम लोग लीज रेंट करते हैं। फिर जल्दी बनाओ बोले, जल्दी बनाने के लिए ठीक है हम काम शुरू किए, इंजीनियर शादी को बुला लिए, शुरू किए। तो म्यूनसिपल वालों का एक चिट्ठा आ गया कि 2 जगह दिया था उन्होंने, एक यहाँ एक बंजारा हिल में। तो अभी आपको 3 पौने 3 करोड़ रुपया देना, हमारे पास तो 1 करोड़ भी नहीं, कहाँ से देंगे। और वो भाई लोग 6 मास तक, भाई हमारी बहनें, उनकी तो चप्पलें भी घिस गई और दिमाग भी पूरा खाली हो गया, नहीं मेरे पास है ही नहीं है।
ऑप्शन ही नहीं है कि कम करना या फ्री करना। इतनी बड़ी लैंड है, बहुत कॉस्टली लैंड है। फिर मैं बोली, एक दिन कोर्स हुआ था इनका ना सेक्रेटेरिएट में, तो उसको मालूम था कि हम कितने बजे उठते। तो ये लोग बोले आज दीदी आना चाह रहे। बोला नहीं नहीं, कुलदीप दीदी तो वो महायोगी योगिनी है, वो 3 बजे उठती है, उसकी नींद खराब नहीं करना, दोपहर में वो सोएगी, तो इसलिए वो रेस्ट टाइम है, आप दीदी को नहीं बुलाओ। मैं तो चली गई टोली लेके, बड़ा डब्बा था, मधुबन से जाके आई थी मैं। मैंने बोला दादी जी ने ना आपको स्पेशल टोली भेजी इसलिए मैं आई। बोला क्यों कष्ट किए, इनके साथ भेज देना था। नहीं, मेरे को भी तो मिलना था ना अपने भाई से। फिर वो बोला कि क्या काम है। मैं बोली आपके पास हमारा लेटर है ना, या तो आप पूरा माफ़ कर दो या फ्री कर दो। तो बोला नहीं करूँगा तो। मैं बोली तो हम छोड़ देंगे। अच्छा आपको तो गुस्सा आ गया। मैं बोली नहीं, गुस्से की बात नहीं, आपका सवाल का जवाब दिया है मैंने। तो बोला अच्छा। फिर वो थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था, तो मैं उसको दृष्टि दे रही थी, बाबा आप ही इसकी बुद्धि पकड़ो, इसको या तो फ्री करा दो या तो बहुत नॉमिनल जो हम दे सके, वो भी आप जो देंगे वो ही दूंगी ना मैं, मेरे पास तो नहीं है कुछ भी, लाखों में ये मांगेगा तो। फिर मैंने बोला ये टोली का डब्बा दीजिए, आपको खिलाने के लिए बोला था दादी ने। अब उसको लगा, ये पहले मेरे को पूछा, दृष्टि दे रही थी ना, दीदी मेरे को क्यों घूर रहे आप। मैं बोली नहीं घूर नहीं रही, मैं तो शिव बाबा से बात कर रही थी आपके लिए। क्या बात कर रहे थे। मैं बाबा को बोल रही थी बाबा आपके बच्चे के सामने बैठी हूँ, इसको ही आप टच करो, क्या करना है, कम करना है या फ्री करना है। तो क्या बोले, मैं बोली बीच में आप डिस्कनेक्ट कर दिए ना मेरे। अभी जवाब आपके पास ही आएगा। तो फिर वो बहुत हंसा। टोली तो उसको डर लगा ये कुछ कर रही थी और अभी तो ये जादू करेगी मेरे ऊपर। टोली नहीं खाता, आप लोग खाओ पहले, हमारी टोली है, हम लोग खा लिए। फिर उसने भी खा लिया। उसके बाद उसका पीए को बोला भाई ऑल दी वे मेरी दीदी मेरे लिए चलकर आई है, तो माउंट आबू से मेरे लिए प्रसाद भी लाई दादी माँ से, इसलिए इनकी फाइल निकालो। उससे पहले बोल रहा था फाइल नहीं है मेरे पास। तो कितना है, बोला 2,60,00,000 यहाँ का, 15 लाख बंजारा हिल्स का, कितना देंगे। मैंने बोला भाई साहब मेरे देखो हमारे कपड़े हैं ना, इसमें कुछ सोना चांदी लगा हुआ नहीं है, बेचे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, पोचे के लिए भी कोई नहीं लेगा। और हमारे पास ना लैंड है, ना सोना है, ना चांदी है, कुछ नहीं है, क्या दे आपको। तो बोला अच्छा तो ठीक है भाई, 2,60,00,000 पूरा माफ कर दो, फ्री। 15 लाख का क्या करेंगे। मैंने बोला वो तो बाबा आपको दिया होगा ना जवाब। बोला 1,80,000 दे देंगे। बोले हाँ इतना तो दे सकते, करोड़ों में बोलेंगे तो हाथ जोड़। तो बहुत मना जोवियल था वो। बाद में फिर बेचारा अभी तो रिटायर होने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था। मेरे को लग रहा था मैं कोर्स तो करा रही हूँ, इसको क्लास करा रही, लेकिन देखा वो एक दिन रामकृष्णा भाई बोला ये तो वही है जो हमको तंग किया था। तो मैंने बोला इसने पुण्य भी किया था, उसको याद दिलाया। बोला मैं वो याद नहीं करना चाहता, इसको गुप्त ही रखो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मना मैंने इतना माफ़ किया है। फिर नेक्स्ट चलो अभी बनाना शुरू किए तो आए वास्तु वाले, आप मर जाएंगे इतने खड्डे हैं यहाँ। मैंने बोला मेरा खड्डों से क्या वास्ता, मैं क्यों मरूंगी। बोले कि आप ओनर है। मैंने ओनर तो शिव बाबा है, वो मृत्युंजय है, उसकी मृत्यु होती नहीं है। नहीं आपको फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम आ रही या नहीं आ रहे हैं। और फिजिकल में कौन है, आप ही तो है ना। मैं बोली नहीं प्रकाश मणि दादी, आपकी तबीयत ठीक है क्या। मैं बोली नहीं। आपकी ठीक है नहीं, खड्डे भर के देखो, पैसा भी आएगा हेल्थ भी आएगी। तो मैंने बोला भाइयों को कोटेशन लो। बोले कि 3-4 करोड़ लगेगा। तो मैं बोले हम सब जगह योग करते थे, जहाँ काम रुक जाता था, चाहे ऑडिटोरियम चाहे यहाँ, हम पेड़ के नीचे योग कर करके ये
जमीन को जो है ना वापस हासिल किया। 6 मास तक पेड़ के नीचे बैठकर सब सेंटरों को बोल दिया था आपकी बारी है, आपकी बारी है। इसलिए योग के वाइब्रेशन बहुत है, सभी बोलते हैं ना यहाँ शांति और योग के। फिर मैं खड्डों के पास गई, मैंने बोला चलो खड्डों को योगदान करती क्लास होते ही। तो मैंने बाबा से बात की ऐसे जैसे आपसे बात कर रही हो ना, बाबा ये खड्डे आप नहीं भर सकते क्या? आपके बच्चों का 3 करोड़ रुपया खड्डों में डालेंगे, देगा क्या हमको रमेश भाई परमिशन? आप फ्री में भरा दो ना, क्या होता है आपको? अरे बाप रे, मैं बोले तो सभी बोल रहे आप तो बाबा को डांट रहे हो। मैं बोली अपना बाप है, जैसे मर्जी बात करो, काम कराना है ना बाबा से। और मैं नीचे फिर नाश्ता करने गई, नीचे ही था हमारा किचन डाइनिंग। नाश्ता करके मैं जैसे ही एंटर हुई आनंद भवन में, तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बैठे थे L&T के। मैं बोली आप लोग कौन हैं? तो बोले आप यहाँ के इंचार्ज है क्या? मैं बोली हाँ, क्या काम है? तो मैंने सोचा कंस्ट्रक्शन तो हम दे दिए हुए ना कॉन्ट्रैक्ट, ये कहाँ से आ गए इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर? बोले मैडम आपके पास बहुत सारे खड्डे हैं, हमारे पास बहुत सारा डेब्रिज है, तो उसको हम खड्डों को भर दें क्या? मैं बोली बाबा मैं अभी बोली और 10 मिनट में। तो मैंने बोला ठहरो, मुझे तो पता नहीं ना अभी ये कैसा भरेंगे, पत्थर भर के चले जाएंगे। तो फिर हमारे भाई लोग आए, इंजीनियर भाई, बोले कि खड्डे तो हमको क्या है, ये हमारे लिए इंटरनेशनल वैलीज हैं, बहुत पसंद कर रहे फॉरेनर्स, तो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको भरना है तो फ्री में भरना और हमको लेवल करके भी देना, ऐसे नहीं कि यहाँ पत्थर डाल के चले गए। तो मशीन भी आपकी, डीजल भी आपका, हम कुछ पैसा नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं। लगभग 2-3 साल लगे, पूरा कैंपस जो है ना ये फिलिंग है। तो फिर हमने सोचा इनको भी कुछ देना चाहिए, और वो लोग वाइब्रेशन लेने के लिए रात को भी आके देखते थे। वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर के जो भी वर्कर्स थे ना, वो लोग बोलते रात को ना 12 बजे के बाद भी इतना पीसफुल वाइब्रेशन रहते, मंदिर में भी नहीं रहते, आप आओ सर एक दिन। तो फिर वो बोला मैं कल आना चाहता हूँ, भोग लगाना है मुझे। मैं उसको भोग भेजती थी। तो बोला कितना बना, किस नाम पर देना? मैं सोची अभी ये 500-1000 देगा, इसका तो बेचारे का करोड़ों का खर्चा हुआ है। तो मैं उन लोगों के लिए गिफ्ट निकाल के रखी थी, दोनों युगल के लिए। वो 51,000 चेक काट कर दे के गया, भोग के लिए भी। और बहुत सी ब्लास्टिंग भी फ्री में बाबा ने कराया। और एक कॉन्ट्रैक्टर भी जो था जिसने बिल्डिंग बनाई, वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता था। गुलजार दादी ने बोला यही बनाएगा, तुम बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। अभी तो हाथ में ही नहीं आता, क्योंकि वो बोलता आपने इतने ब्लेसिंग दिए, जिस दिन आप श्राप देंगे तो आऊँगा। पैसा बहुत हो गया है, मेरी नींद गई, मेरा परिवार से मिलना बंद हो गया। मैं बोली ज़्यादा पैसा हो गया तो इधर दे सकते हैं ना, हमारे तो खड्डे भरने के लिए अच्छा है। तो उस टाइम भी वो बोला, उसको मालूम पड़ा कि इनको माउंट आबू से भी मदद नहीं मिल रही और पैसा नहीं है। उस टाइम मैं मधुबन में थी, वो साथ में गया था। मेरे कमरे में सब माताएं वाताएं थी, सब। दादी ने बोला तुम टिकट कैंसिल कराओ फ्लाइट की और बाद में जाना, बात करेंगे। रमेश भाई ने मना कर दिया, नहीं देंगे हम। तो मैं ऐसी रो रही थी, अकेली हूँ, मेरे को तो हिम्मत नहीं है बात करने की। तो वो अचानक आ गया, मेरी बहना, आंसू क्यों आए? उसको बहनें नहीं थी लौकिक में। मैं बोली पैसा नहीं है ना, पेमेंट देना है। बोला नहीं, मैं आपका भाई हूँ, अगर मैंने बहन बनाया है ना, पेमेंट मैं तब तक नहीं लूँगा जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। ये बाबा की मदद है। फिर ऐसे एक दिन भाई लोग बोले हमको, मैं रात को देरी से गई तो बहनों ने बोला खाना खा लिए? मैं बोली हाँ, तुम लोग सो जाओ। बोले कुछ रखना? मैं बोली ऐसे 1-2 रोटी जो है ना रख दो, अगर भूख लगी तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। अब मेरे को तो पैसा गिरना था। मैं बोली, मेरे को सीढ़ियों में ही उन्होंने फ़ोन किया, हमको 50,000 अभी का अभी चाहिए, हम आके ले लेते। मैंने बोला अभी तो मेरे पास नहीं होगा तो 3 से 5 के अंदर होगा, वो भी गारंटी नहीं है। और 50,000 में नहीं, आपके जिज्ञासु है ना,
मैंने बोला मैं तो कभी नहीं मांगी किसी को फ़ोन करके, और सामने वाला ना बोले तो कितनों को फ़ोन करूँगी, बीके तो जल्दी सो जाते हैं ना। तो बोले आप तो, आपसे तो होने वाला ही नहीं है, आप तो ये वो बहुत उल्टा पुल्टा बोले। मेरा मन एकदम ख़राब हो गया, अब तो मेरे को करना ही नहीं कुछ भी। तो मैं बाबा के कमरे में मना स्नान आदि करके मैंने पैसे गिने तो 5,000 था बस, कॉइन्स डाल के 1-1 रुपया बाबा के सामने मैंने रख के बोला, बाबा आप मुरली में रोज बोलते मैं जादूगर हूँ, मैंने कभी भी आपको मना ऐसा एग्ज़ाम नहीं किया कि आप जादू कर सकते हो। अगर ये 5,000 को 50,000 बना दो तब समझूंगी आप सच्ची जादूगर हो, वरना मेरा धरना है, रात भर न सोऊंगी न खाऊंगी न पानी पीऊंगी। आपको बच्ची चाहिए तो 50,000 बना लो। आंखों में आंसू भी थे। मैं बोली शायद बाबा आप समझेंगे पगली मिली है मेरे को, मैं क्या पैसे थोड़ी बढ़ा सकता हूँ। परंतु मैं बोली बाबा देखो मेरा तो और कोई नहीं आपके सिवाय, मैं किसी से नहीं मांगती, 1000 भुजा वाला जो देगा वही मेरे को मंजूर है। तो मेरे को फिर फ़ोन आया साइड से, मैंने कहा सॉरी भैया मेरे पास 5,000 है। मैं बाबा के आगे रख के बाबा से थोड़ा लड़ाई कर रही थी कि इसको 50,000 बना दो। बोला नहीं एक गुड न्यूज़ है, आज बुधवार है, हमने झाड़ू पोछा किया तो बाबा के ट्रांसलाइट के पीछे कोई गरीब पोटली रख के चला गया है। मैं बोली खोल लो। गरीब कैसे समझे आप? बोले वो न्यूज़पेपर में डाल के सुतली से बांध के ऊपर एक पुराना कपड़ा बांधा है। अगर कोई शाहूकार होता तो अच्छे से प्रेजेंटेबल रहता है ना, वो तो आपके हाथ में आके देता था। तो मैंने बोला खोल लो ना, तो बोले नहीं हम नहीं खोलते, दादी की श्रीमत है निमित्त आत्मा। तो बोले आ जाओ देरी हो जाएगी आपको। आए तो उसका देख करके प्रेजेंटेशन जो है, मैंने बोला अगर ये 10-10 के नोट होंगे तो ये भी 5,000 ही होंगे, मेरे पास भी 5 ही है। लेकिन वंडरफुल ये था कि वो गरीब ने 500-500 के नोट डाल के 51,000 डाला। अब मैं एक बार ये चंडीगढ़ में अनुभव सुनाई तो एक माता मेरे पीछे लगी कि वो कैसा योग है जिसमें 0-0 लग सकता विधि बता दो। मैंने बोला उसके लिए चाहिए सच्ची दिल, साफ दिल, और एक बाबा पर एक बल और एक भरोसा। हमने दूसरे किसी को याद नहीं किया, तो बस सच्चे दिल पर साहेब राजी, मुझे वरदान दिया हुआ है बाबा ने। बोला बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला हमको उसने 0-0 लगा के दिया और 1,000 ज़्यादा ही दिया। तो ऐसे बाबा ने बहुत मदद की। और एक बार तो बिल्कुल पैसा नहीं था और पेमेंट वाले जो है रोज गालियां दे रहे थे। एक दिन तो मैं चीफ जस्टिस को दिखा रही थी ऑडिटोरियम बनने के बाद हम, तो बोला पहला हमारी कॉन्फ्रेंस रखना ज्यूरिस्ट की। हमने ठीक है। इतने में एक कॉन्ट्रैक्टर आके बोलता है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते लोगों का पैसा खा के और हमको पेमेंट नहीं, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैंने बोला भाई तुम वहाँ जाओ अपना अकाउंट डिपार्टमेंट। हाँ वो बोलता है इधर जाओ, आप बोलते उधर जाओ, ऐसे घुमाते आप लोग। तो फिर वो चीफ जस्टिस चला गया। मैं तो बाबा के कमरे में आके बोली बाबा अब बस हो गया, अब मेरे को दादी बुलाई भी थी, मैं जा रही हूँ, अब मैं वापस नहीं आने वाली हूँ, अब जिसको सौंपना है सौंप दो। गए तो दादी बोली कि देखो बाबा इतने सारे पूरे ऑल इंडिया में बड़े बड़े भाई बहने हैं, किसी को नहीं दिया, तेरे को क्यों दिया? उसने तेरे में कुछ विशेषता देखी है और तू ही चला सकती है। मैंने बोला नहीं दादी मेरे में ताकत नहीं है। पैसे की बात नहीं की, मैं बोली हैंड्स भी नहीं है, वो रतनमणि दादी देगी। मैंने बोला रतनमणि दादी ने फार्मूला बताया, देती नहीं है, कि जो भी पार्टी आती है ना उसमें कुछ ना कोई रहना चाहते हैं तो रह जाओ, उसकी टीचर को समझाना इनको छोड़ दो, वो छोड़ देंगे। मैंने कोई नहीं छोड़ा आज तक। तो ऐसे करके फिर दादी बोली कि निर्भय के पास जाना सुबह। मैं जल्दी जल्दी क्लास से निर्भय भाई के पास गई। बोले हाँ आपकी बात मेरे पास आई है और मैं बाबा से बात किया। बाबा ने कहा बच्ची को ना कहना नहीं आ रहा है, उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है
शक्ति ज़्यादा है, इसको शांतिवन दे दो। मैंने बोला भाई साहब, मैं शांति सरोवर के लिए हाथ जोड़ रही, शांतिवन तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, आप मजाक मत करो। मेरे को छोटा सा गांव चाहिए जहाँ कुलदीप को कोई ना पहचाने। मेरे को तपस्या करनी है, मुझे नहीं करना है नाम मान शान की, मुझे इच्छा नहीं है। फिर उन्होंने अंदर जाके, क्योंकि स्पीकर खोल के बात करते हैं ना, दादी से बात किया। दादी ने बोला मेरे पास भेज दो। तो मैंने कभी भी दादी की अवज्ञा नहीं की, हाँ जी किया सदा। दादी बोली नहीं जाएगी, मैं बोली नहीं दादी आप कुछ भी नहीं समझना, अभी पहले वाली कुलदीप मर चुकी है, ये तो मरी हुई है, क्या काम कर सकती मैं, कहाँ मरी है, जिंदा तो है तू। नहीं लेकिन वो वाली कुलदीप नहीं है, ये बेदम हूँ अभी मैं, दम नहीं है मेरे में। तो दादी बोली देखो अभी मैं क्या करूँ, अभी तू नहीं जाएगी तो मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अब इतनी बड़ी बात बोलने के बाद मैं सोची फिर तो मेरी अच्छे से सब लोग पिटाई करेंगे कि दादी जो है ना इसके कारण ही शरीर छोड़ी है, हार्ट अटैक आया। ठीक है दादी मैं चली जाती। सिर पर हाथ रखा, मैंने नहीं बोला कि हमारा इतना कर्जा है, कुछ नहीं बोला। उससे पहले मेरे को दादी ने कुछ अमेरिका में और लंदन में बुलाया था, पूरा टूर करके लंदन से हैदराबाद आना। जो भी कुछ किसी ने दिया मैंने दादी को पकड़ा दिया। फिर वहाँ दो माताएं, क्योंकि मैं जगह जगह क्लास कराई थी गीता पाठशाला में, तो दो माताएं बोले हम वहाँ आके देंगे। अब वो रोज बोल रहे थे ले लो, मैं ऑडिटोरियम में योग रखी हुई थी, कैसे लेना। मैं बोली आप रखो अपने पास। क्या लाते, मना ये लोग बेचारे बादाम पिस्ते वो लाके थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट्स दे देंगे, उससे क्या होने वाला है, आप रखो। फिर वो देखे कि योग में जाती है रोज, वहाँ लाए वो लोग। ऐसा इतना छोटा सा ही कैरी बैग था, थोड़ा सॉलिड था, हैवी था। मैंने सोचा इसमें ड्राई फ्रूट है, तो बहनों को बोला मेरे कमरे में जाके खुली जो अलमारी उसमें रख दो। फिर वो माताएं शाम को पूछी दीदी देखा आपने, मैंने कहा क्या देखना था, ड्राई फ्रूट है ना। बोले नहीं दीदी, क्योंकि 5 लाख तो सॉरी उस दिन मैं बहनों को बोली ना ये भंडारी देख लो, बाबा बोल रहा है। मैं वापस आई तो तुम भंडारी तो खोलो। मैं बोली बाबा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, नहीं खोलो। 3 बार ऐसा मेरे को लगा, पहले मेरा संकल्प है। मैं चाबी दी और कैरी बैग खुद ढूंढ लो। वो इतना बड़ा कैरी बैग लेके आई और क्लासरूम की भंडारी से ही मैंने सुबह बता भी दिया वो पैसा। मैं बोली बाबा रिमेनिंग, बोला वो भी आ गया हुआ है, मुझे क्या पता वो माता ही लेके आई है। कहाँ आया, मेरे हाथ में नहीं आया, आ जाएगा। फिर ये भी मिल गया तो बाबा को बहुत थैंक्स दिया, बाबा आपने ही मेरे को बचा लिया, वरना मुझे तो बहुत डर था। तो इस तरह बहुत बड़ी कहानी है, अगर हम सुनाएं तो शाम तक भी पूरी नहीं होगी। और शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी यही है कि ये सब योग बल से और बाबा की मदद से बना है। मैंने कभी 1 रुपया भी किसी से नहीं मांगा जबरदस्ती कि आपको 10 लाख देना पड़ेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा, कुछ नहीं। अपने आप भंडारी में जो आता था उससे ही हम सेवा करते रहे, चाहे चेक के रूप में चाहे कैश के रूप में, सब देते रहे। ओम शांति।